इकोनॉमी की नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है भारत में बैंकिंग प्रणाली, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड। मैं एक चीज़ में और बता दूं कि मैं यहाँ पर जो है सो टू द पॉइंट हिट कर रहा हूँ टॉपिक को शॉर्ट फॉर्म में, कि आप आंसर को सटीकता से कैसे लिख सकें। मैं ये नहीं कि एक टॉपिक को लेके 20-20 पढ़ने की नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको ही बोझ लगे, और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ भी जो कॉपी चेक करने वाले होंगे उनको भी हेडेक हो जाए, जिसके कारण आपके नंबर देने के बजाय वो आपके नंबर को कट ही कर जाए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि आज का टॉपिक है भारत में बैंकिंग प्रणाली, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड। 2015-16 में जब विमुद्रीकरण हुआ तो सरकार का पूरा ध्यान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर केंद्रित हो गया था। ठीक है, किसी भी कंपनी या कारखाना खोलने के लिए स्वीकृति लेने की प्रक्रिया बेहद जटिल थी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी क्या है? अ, जब कोई भी कंपनी जो घाटे में चली गई हो उसे बंद करके नई कंपनी शुरू करवाना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कहलाता है। ठीक है, सरकार छोटे व्यापारियों को ज़्यादा कर्ज देती है। बैंक करप्ट क्या है? जो कंपनी के मालिक वित्तीय रूप से कमजोर हैं और अपना कर्ज नहीं दे सकते, उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो यह बात कानूनी प्रक्रिया के द्वारा घोषित करना पड़ेगा कि उनके पास धन नहीं है। इसे ही कहते हैं बैंकक्रप्ट। ठीक है, बैंकक्रप्ट घोषित होने के पास जो है उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से हैं? यदि कंपनी या किसी फैक्ट्री का मालिक बैंकक्रप्ट घोषित हो गया हो, तो कानूनी तौर पर उसे उस कंपनी या फैक्ट्री को बेचकर सर्वप्रथम कंपनी के कार्यकर्ता एवं मजदूर जो होते हैं उनको वह गिरवी रखने वाले लोगों को कर्ज या मजदूरी बकाया पहले दिया जाना चाहिए। राज्य एवं केंद्र का टैक्स भरा जाएगा। शेयर धारकों एवं अन्य हिस्सेदारियों को भी उनका बकाया दिया जाएगा। मूल तौर पे कह रहा है कि कोई भी कंपनी अगर बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उसे बेच करके जो भी धन है उसे बेच करके सबसे पहले तो वहाँ के जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, उनको पैसा पहले आप दे दीजिए। उसके बाद जो है केंद्र और सरकार का जो टैक्स है वो आप दे दीजिए। उसके बाद जो उसमें इस कंपनी में शेयर धारक थे उनको जो हिस्सेदारी थी उनका बकाया जो है सो आप चुका दीजिए। ठीक है, अ, इसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, यदि बाजार में बहुत सारा धन आ गया और रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया कि बाजार से धन को निष्कासित करना है, तो वह CRR बढ़ा देगा। 4% का जो है सो 5% कर दिया जाएगा। 50 लिखा हुआ है। मौद्रिक नीति से संबंधित कुछ तथ्य की अगर हम बात करें तो मौद्रिक नीति वर्ष में 2 बार बनाई जाती है, अप्रैल महीने में और अक्टूबर महीने में। हर 4 महीने पर समीक्षा किया जाता है इसका। रघुराम राजन के द्वारा किया गया था जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। ठीक है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। NDTL का जो है सिंपल मीनिंग है बैंक के पास कितना संचित है, क्या धन। NDTL का पूरा नाम नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटी है। बैंक के पास दो तरह के डिपॉजिट सांविधिक धन होते हैं, करंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। इन दोनों को जोड़कर नेट डिमांड टाइम लिएबिलिटी कहते हैं। बैंक का पूरा संचित धन होता है। NDTL बैंक का पूरा डिपॉजिट होता है। कैश रिजर्व NDTL जो है वह भाग होता है जिसे बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। नकद आरक्षित अनुपात को हर 14वें दिन गिना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।